सोचो एक लड़की जिसने एक गलती की, बस एक रात की एक गलती, और उस गलती की वजह से उसने अपना प्यार खोया, अपनी आजादी खोई और अपनी नवजात बच्ची को भी हाथ से जाते देखा। 6 साल जेल में बिताने के बाद जब वो वापस आती है तो उसके पास कुछ नहीं है, न घर, न नौकरी, न कोई अपना, बस एक उम्मीद कि शायद वो अपनी बेटी की जिंदगी में थोड़ी सी जगह बना सके। यही है रिमाइंडर्स ऑफ हिम की कहानी, माफी की, प्यार की और एक माँ की उस जिद की जो टूटी हुई भी हार नहीं मानती। कहानी शुरू होती है उस रात से जो केना रोवन की पूरी दुनिया बदल देती है। केना और उसका बॉयफ्रेंड स्कॉटी लैंड्री दोनों बेहद प्यार में हैं। स्कॉटी का बर्थडे है, दोनों उसके माँ बाप के साथ खाना खाते हैं, फिर अकेले लेक के पास जाते हैं। वहां दोनों तैरते हैं, हंसते हैं, एक जॉइंट शेयर करते हैं और फिर नशे में स्कॉटी गाड़ी चलाता है। एक दुर्घटना होती है, स्कॉटी की मौत हो जाती है। केना गाड़ी से बाहर निकल आती है, लेकिन स्कॉटी नहीं बच पाता। अदालत में केना को वेहिकुलर मैनस्लॉटर यानी लापरवाही से की गई हत्या का दोषी माना जाता है। केना शॉक में है, टूटी हुई है और वो गिल्टी प्ली दे देती है। उसे जेल हो जाती है, लेकिन जेल में एक और सच सामने आता है, केना प्रेग्नेंट है। जेल की दीवारों के अंदर वो एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम होता है डीएम। लेकिन डीएम को तुरंत एनईक्यू में ले जाया जाता है और फिर स्कॉटी के माँ बाप ग्रेस और पैट्रिक लैंड्री उसकी कस्टडी ले लेते हैं। केना अपनी बच्ची को जन्म देकर भी उसे छू तक नहीं पाती। ये दर्द वो 6 साल तक अपने सीने में दबाए रखती है। 6 साल बाद केना पैरोल पर जेल से बाहर आती है। वो वायोमिंग के उसी छोटे से शहर में वापस आती है जहां उसकी जिंदगी थी। उसके पास कुछ नहीं है। वो एक सस्ती हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक कमरा लेती है। उसकी लैंडलेडी थोड़ी अजीब लेकिन दिल की अच्छी है। वो केना को एक बिल्ली का बच्चा रखने पर मजबूर कर देती है। केना मना करती है, पर फिर वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा उसकी रातों का साथी बन जाता है, जैसे उस खाली घर में थोड़ी सी गर्माहट। केना की पड़ोसन है लेडी डायना, एक छोटी उम्र की लड़की जो डाउन सिंड्रोम के साथ जी रही है और जिसके अपने पिता जेल में हैं। इन दो बेसहारा जिंदगियों के बीच एक अजीब सी दोस्ती पैदा होती है। केना का पहला काम है डीएम को देखना। वो स्कॉटी के घर के सामने जाती है, दरवाजा खटखटाती है। ग्रेस और पैट्रिक दरवाजा खोलते हैं और उन्हें देखते ही उनकी आंखों में नफरत आ जाती है। वो केना को अंदर नहीं आने देते। उनके लिए केना वो इंसान है जिसने उनके बेटे को छीन लिया। वो डीएम को उससे दूर रखना चाहते हैं हर हाल में। केना वहां से लौट आती है आंसू पीते हुए, लेकिन उसने ठान लिया है वो हार नहीं मानेगी। नौकरी की तलाश में भटकते हुए एक दिन केना उस जगह पहुंच जाती है जो कभी उसकी और स्कॉटी की पसंदीदा बुक स्टोर हुआ करती थी। अब वहां एक बार है। केना अंदर जाती है, बैठती है और बारटेंडर से बातें करने लगती है। वो बारटेंडर अजीब तरह से उससे नॉर्मल बात करता है, कोई जज नहीं करता, कोई नफरत नहीं, बस इंसान की तरह। केना को उससे अच्छा लगने लगता है। दोनों के बीच एक हल्की सी खिंचाव महसूस होती है, लेकिन फिर केना को पता चलता है ये बारटेंडर लेजर वॉर्ड है, स्कॉटी का सबसे पुराना और करीबी दोस्त। वो वही लेजर जो डीएम का सरोगेट अंकल है, जो ग्रेस और पैट्रिक के साथ मिलकर उस बच्ची की परवरिश में हाथ बटाता है। केना का दिल डूब जाता है। लेजर को भी उसी पल एहसास होता है कि यह केना है, स्कॉटी की केना, डीएम की मां। उसके मन में भी वही गुस्सा और दुख उबलने लगता है जो ग्रेस और पैट्रिक के मन में है। वो भी स्कॉटी को मिस करता है, वो भी उस दुर्घटना को नहीं भूला। एक दिन जब ग्रेस और डीम शॉपिंग के लिए बाहर निकलती हैं और केना जिस ग्रोसरी स्टोर में काम करने लगी है उसके पास पहुंचने वाली होती हैं, लेजर भागकर वहां पहुंचता है और ग्रेस को दूसरी तरफ ले जाता है ताकि डीएम और केना की नजरें न मिलें। वो केना को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, वो ग्रेस और पैट्रिक की इच्छा का सम्मान कर रहा था। लेकिन जिंदगी अजीब होती है। केना की मेहनत और एना नाम की एक दयालु ग्रोसरी स्टोर वर्कर की मदद से उसे कैशियर की नौकरी मिल जाती है। जिंदगी थोड़ी पटरी पर आने लगती है और लेजर वो रोज उसके बारे में सोचता है।
उसका दोस्त रोमन उसे समझाता है कि एक बार केना की पूरी बात सुने बिना जज करना सही नहीं है। लेजर कुछ सोचकर केना के पास जाता है। दोनों के बीच बातें होती हैं, पुरानी यादें, पुराने दर्द और कुछ नया जो महसूस हो रहा है। और एक शाम लेजर केना को किस कर लेता है, लेकिन केना डर जाती है। उससे लगता है कि अगर वो लेजर के साथ हो गई तो ग्रेस और पैट्रिक और भड़क जाएंगे और फिर डीम से मिलने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वो लेजर को दूर कर देती है, दिल पर पत्थर रखकर। लेजर समझता है, लेकिन उसका दिल टूटता है। फिर एक रोमांटिक डेट होती है जहां दोनों फिर करीब आते हैं। लेजर उससे उस रात की पूरी सच्चाई जानना चाहता है, उस रात की जब स्कॉटी की मौत हुई। केना उसे अपनी डायरी दिखाती है। वो बताती है कि जेल में पिछले 6 सालों में जब भी उसे स्कॉटी की याद आती थी, वो उसे लेटर्स लिखती थी, जैसे वो अभी भी जिंदा हो, जैसे वो अभी भी सुन रहा हो। केना उस रात वाला डायरी का पन्ना पढ़कर सुनाती है। वो सच बताती है, स्कॉटी ने खुद गाड़ी चलाई थी, दोनों हाई थे और केना ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। दुर्घटना हुई, स्कॉटी बुरी तरह फंस गया और केना किसी तरह खुद को बाहर निकालने में कामयाब हुई, लेकिन स्कॉटी को नहीं बचा पाई। उसने गिल्टी प्ली इसलिए नहीं ली थी कि वो सच में दोषी थी, बल्कि इसीलिए कि उसने सोचा था कि स्कॉट के जाने के बाद उसकी अपनी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, और उसे पता भी नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। लेजर यह सुनकर हिल जाता है। उसे एहसास होता है कि वो इतने सालों से गलत इंसान को दोष देता रहा। उसका दिल केना के लिए और भी पसीज जाता है। दोनों के बीच जो प्यार है वो अब रोका नहीं जा सकता। वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, एक दूसरे में कंफर्ट ढूंढते हैं। लेकिन एक दिन पैट्रिक लैंड्री अचानक लेजर के घर आ जाता है और वहां केना को देख लेता है। पैट्रिक को धक्का लगता है, उसका दर्द और गुस्सा फिर उबलने लगता है। ग्रेस और पैट्रिक दोनों लेजर से नाराज हो जाते हैं। ग्रेस उससे बात करना बंद कर देती है। लेजर एक तरफ केना है, दूसरी तरफ वो परिवार जिसने उसे बड़ा किया, जिसके साथ वो डीएम की परवरिश में था। केना को लगता है कि उसकी वजह से लेजर की जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो एक बड़ा फैसला करती है, वो शहर छोड़ देगी। वो लेजर से कहती है कि वो जा रही है ताकि लेजर और डीएम के बीच का रिश्ता टूटे नहीं, ताकि ग्रेस और पैट्रिक का घर फिर से शांत हो सके। यह उसका प्यार है, खुद को मिटा लेने वाला प्यार। लेकिन लेजर हार नहीं मानता। वो केना की डायरी लेकर ग्रेस और पैट्रिक के पास जाता है। वो उनसे गुजारिश करता है, बस एक बार खुले दिल से उस रात वाला पन्ना पढ़े। ग्रेस और पैट्रिक पढ़ते हैं और जैसे जैसे वो पढ़ते जाते हैं उनकी आंखें भर आती हैं। उन्हें समझ में आता है कि केना ने स्कॉटी को जानबूझकर नहीं मारा था, वो भी उस हादसे की शिकार थी। उन्हें समझ में आता है कि केना ने गिल्टी प्ली शॉक में दी थी और वो अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहती थी, उसे छोड़ने पर मजबूर किया गया था। ग्रेस का दिल पिघलता है। वो केना के पास जाती है। जाते हुए उसके हाथ में केना की डायरी होती है जो वो वापस करती है। ग्रेस माफी मांगती है कि उसने इतने सालों तक केना की बात नहीं सुनी, कि उसने उसे दुश्मन मान लिया था। और फिर वो बात कहती है जिसका केना को 6 सालों से इंतजार था। वो केना को डीएम से मिलने का न्योता देती है। ग्रेस उसे घर पर डिनर के लिए बुलाती है। वो शाम आती है। केना लेजर के साथ लैंड्री परिवार के घर जाती है और पहली बार 5 साल की डीएम अपनी मां को देखती है। डीएम छोटी है, उसे बहुत कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो क्यूरियस है, वो उत्सुक है। केना उसे देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो उसके पास बैठती है, उससे बात करती है, उसे छूती है और उस पल में वो सारे 6 साल का दर्द जैसे एक पल में बह जाता है। केना ग्रेस से माफी मांगती है, दिल से, बिना किसी बहाने के। ग्रेस उसे गले लगा लेती है। पैट्रिक और लेजर चुपचाप एक कोने में खड़े स्कॉटी को याद करते हैं, उस इंसान को जो नहीं रहा, लेकिन जिसकी वजह से यह सब लोग आज एक दूसरे की जिंदगी में हैं। फिल्म का अंत एक नई उम्मीद के साथ होता है। केना की जिंदगी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, रास्ता अभी लंबा है,
लेकिन पहली बार एक दरवाजा खुला है। टीम को उसकी माँ मिली, केना को उसकी बेटी, और लेजर को वो प्यार मिला जिसका वो हकदार था। ये कहानी एक गलती की है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कहानी माफी की है कि जब दिल टूटे हुए हों, जब गुस्सा और दर्द एक साथ हो, तब भी अगर कोई सच को सुनने की हिम्मत करे तो जिंदगी दूसरा मौका जरूर देती है। रिमाइंडर्स ऑफ हिम यही याद दिलाती है कि जो लोग हमें याद करते हैं उनके जरिए हम जिंदा रहते हैं, और जो लोग माफ करने की हिम्मत रखते हैं वो जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली मूवी की कहानी के लिए तैयार रहें।